IBC 24, #1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। तो चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं अब तक की खबरों का पूरा अपडेट। तो चलिए इसी बीच रायगढ़ से आपको बड़ी खबर बता दें। शहर के ज्वेलर्स दुकान में कर्मचारी से लूट हुई है। बदमाशों ने करीब 30 लाख रुपए के जेवरात लूट लिए हैं। बाइक सवार 2 बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है। सीसीटीवी में बदमाश कैद हो गए हैं। ज्वेलर्स दुकान के सामने ये वारदात हुई है। चक्रधर नगर पुलिस जांच में जुटी है। तस्वीरें आपके सामने। रायगढ़ से बड़ी खबर है। शहर में ज्वेलर्स दुकान के कर्मचारी से लूट की वारदात सामने आई है और बदमाशों ने करीब 30 लाख रुपए के जेवरात लूट लिए हैं। बाइक सवार 2 बदमाशों ने बताया जा रहा है कि घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल जो बदमाश हैं वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं और ज्वेलर्स दुकान के सामने ये वारदात हुई। चक्रधर नगर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर वो बाइक सवार थे कौन, वो बदमाश थे कौन, कहां से आए थे, और ये सभी जांच पड़ताल का विषय भी है। चूंकि ये जो दुकान है, ये जो ज्वेलर्स का शॉप है, वो काफी भीड़भाड़ वाले इलाके में है। उसके बावजूद भी यहाँ पर इस तरह की वारदात सामने आई है। रात की बात है कि सीसीटीवी वहां पर लगा हुआ था, सर्विलांस लगा हुआ था, जिसमें आरोपी पूरी तरह से कैद हो चुका है और उसी के आधार पर अब पुलिस जांच पड़ताल कर रही है आगे की। तो चलिए इसी खबर पर हमारे साथ अविनाश पाठक सीधे रायगढ़ से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। तो अविनाश, कैसे हुई वारदात और अब तक कुछ सुराग मिल पाया क्या? जी देखिए, थोड़ी देर पहले की ये घटना है। रोज की तरह जो दुकान संचालक है उसने दुकान बंद किया और उसके स्टाफ थे वो सोने चांदी के गहनों को लेकर सामने उनका घर है वहां पे जा रहे थे और इसी दौरान 2 बाइक सवार युवक थे जो कि नकाबपोश थे और ये लग रहा था कि वो घात लगाकर बैठे थे। दोनों ने युवतियों से बैग को छीना है और उसके बाद फिर वो शहर की ओर फरार हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पास के सीसीटीवी कैमरे में उनकी तस्वीरें आई है। हालांकि तस्वीरें धुंधली है, लेकिन फिलहाल पुलिस ने नाकेबंदी की है और जांच पड़ताल की जा रही है। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक तकरीबन 28 से 30 लाख के ये गहने थे। हालांकि अभी ये पुख्ता जानकारी नहीं मिली, ये रकम और भी बढ़ सकती है, लेकिन फिलहाल जो है पुलिस ने नाकेबंदी की है और मामले की जांच करने की बात की जा रही है। फिलहाल मौके पर एडिशनल एसपी और एसपी भी पहुंचे हुए हैं। जी तो विनाश, ये घटना कब हुई? जब वो कर्मचारी दुकान से बाहर निकल रहा था तब की घटना है या फिर अपने घर जाते समय ये वारदात को अंजाम दिया गया? जी देखिए, चक्रधर नगर चौक की ये पूरी घटना है और जिस जगह पे उसका दुकान है, दुकान के ठीक सामने में तकरीबन 30 मीटर दूरी पर उस व्यवसायी का घर है। रोज की तरह जब भी वो दुकान बंद करते थे तो जो सामान था उनको वो रोज गहनों को घर लेकर जाते थे। तो 10-10 के आसपास दुकान को उन्होंने बंद किया है और जो उनके स्टाफ थे वो दोनों ने बैग रखा हुआ था। उसी दौरान जो है ये लूट की घटना हुई है। चलिए, तो आप नजर बनाकर रखिएगा अविनाश, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। शुक्रिया जानकारी के लिए। तो इधर ग्वालियर की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एकेडमी से बीएसएफ की 2 महिला आरक्षक 26 दिनों से लापता बताई जा रही हैं और 6 जून को दोनों महिला आरक्षक अपने हॉस्टल में मोबाइल छोड़कर लापता हो गई थी, जिसकी बीएसएफ ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है। एक महिला आरक्षक की मां ने दूसरी महिला आरक्षक पर अपहरण करने और बेटी को जान का खतरा होने का आरोप लगाया है। बता दें कि ग्वालियर जिले के टेकनपुर स्थित बीएसएफ एकेडमी में तैनात बीएसएफ की महिला आरक्षक आकांक्षा मध्य प्रदेश के जबलपुर की रहने वाली है, जबकि शाहाना खातून पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। जानकारी के मुताबिक 7 जून को दोनों की लोकेशन बंगाल के हावड़ा में मिली है और उसी रात 11:30 बजे मुर्शिदाबाद जिले के बहरामपुर रेलवे स्टेशन पर मिली है। उसके बाद दोनों ने बहरामपुर में एक ऑटो ड्राइवर को रोककर उसका फोन इस्तेमाल किया। यहां से शाहाना खातून अपनी बहन जीजा और उसके देवर के साथ आकांक्षा को लेकर मजलिसपुर गांव, करीमपुर जिला, नादिया पश्चिम बंगाल ले गई। उसके बाद से दोनों ही लापता हैं। मेरी बेटी का नाम आकांक्षा निखर बीएसएफ में नौकरी कर रही थी। उसके साथ एक मुस्लिम लड़की 4 महीने में सहेली बनी और उसको लेके कलकत्ता मुर्शिदाबाद में ले गई है। और मुर्शिदाबाद में शाहाना खातून के माँ बाप बहन को पता है और मेरी बेटी को किडनैप करके मुर्शिदाबाद में रखे हुए हैं और दे नहीं रहे हैं मेरी बेटी। तो ये दोनों बच्चियां जो है बीएसएफ में नौकरी करती हैं और अभी वर्तमान में अपने घर से बिना बताए गई हुई थी। तो इसमें हमने गुमनसान की रिपोर्ट भी दर्ज है और आगे जो भी उनको लग रहा है जहां पर संभावित हो सकती है लड़की की लोकेशन, वहां पर टीम भेजी जाएगी। तो ग्वालियर में ही हुए 84 करोड़ के पीएचई घोटाले में 74 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। ये आदेश जांच रिपोर्ट के बाद कलेक्टर ने दिए हैं।
कलेक्टर ने जांच रिपोर्ट में पाया कि 2011 के डीडीओ विभाग में बिल आते गए और पास करते गए। ये बिंदु जांच रिपोर्ट में प्रमुखता से शामिल किया गया है और कलेक्टर कार्यालय से रिपोर्ट पुलिस को भेज दी गई है। अब इस मामले में लगभग 150 आरोपी हो जाएंगे। दरअसल ग्वालियर में पीएचई में सामान खरीदी और वेतन के नाम पर बड़ा घोटाला सामने आया था, जिसकी जांच पड़ताल की गई तो ये घोटाला 84 करोड़ तक पहुंच गया। अंतरिम रिपोर्ट हाल ही में कलेक्टर रुचिका चौहान को सौंपी गई है। जिन लोगों की संलिप्तता इसमें डायरेक्टली दिख रही है, तो ऐसे लगभग 74 लोग अभी आइडेंटिफाई हुए हैं। इसमें कुछ ईपीएचई और पीएचई विभाग के लोग हैं और इसमें 3 या 4 ट्रेजरी ऑफिसर्स भी हैं और साथ में कुछ ऐसी फर्म्स हैं जिनके पास में रिपीटेड पेमेंट्स गए हैं और पीएचई की और ऐसे फर्म्स जिनकी डायरेक्ट कोहेरेंस इसमें दिख रही है। तो प्रथम दृष्टया तो अभी हम लोग को ऐसे प्रतीत हो रहा है कि इनका नाम एफआईआर में जोड़ा जाना चाहिए। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर सामने आई, जहां महिला बाल विकास विभाग के नेहरू नगर बालिका गृह से 4 नाबालिग गायब हो गई हैं। लड़कियां कहां गईं, इसे लेकर किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। बालिका गृह के अधीक्षक ने थाने में शिकायत भी दर्ज करवा दी है। पुलिस नाबालिगों की तलाश में जुटी हुई है। घटना के बाद बालिका गृह की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो गए हैं और बता दें कि पहले भी इस बालिका गृह से बालिकाओं के गायब होने की खबरें सामने आ चुकी हैं। बालिका गृह में कई चूक है। गायब होने वाली 4 नाबालिग पॉक्सो की विक्टिम बताई जा रही है। अधीक्षिका है बालिका सुधार गृह के, उनके लिखित आवेदन पर, जिनमें उनके द्वारा बताया है कि जो बालिकाएं हैं वो दीवार कूद के भाग गई हैं और उन्हें शंका है कि किसी के बहकावे में आके बालिकाएं वहां से गई हैं। उसके लिखित आवेदन के आधार पर थाना कमलानगर में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इसमें हम जल्दी ही दस्तयाबी करके फिर सूचित करेंगे आप लोगों को। हैदराबाद में चल रहे ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले का दुर्ग पुलिस ने खुलासा कर दिया है। महीने के अंदर इस पैनल ने 1.25 करोड़ से ज्यादा का सट्टा लगाया गया। इस पूरे मामले में दुर्ग पुलिस ने बताया कि क्राइम ब्रांच को ऑनलाइन सट्टा ऐप के मामले में एक इनपुट मिला था और जिसका पीछा करते हुए पुलिस भिलाई पहुंची और उस आरोपी को हिरासत में लेने के बाद हैदराबाद में चल रहे पैनल का मामला सामने आया है, जिसके बाद किराए के मकान में पैनल चलाने वाले युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इस दौरान एक आरोपी छत कूदकर भाग निकला। पुलिस ने बताया कि अलग अलग अकाउंट में 1 करोड़ 34 लाख रुपए मिले हैं। मौके से लैपटॉप, मोबाइल समेत ज्वेलरी भी जब्त की गई है। उसके बाद शुभम से भी कुछ अभी खुलासे होना और विनय को भी हमने पुलिस रिमांड में रखा है। अभी तक उसको छोड़ा नहीं है हमने, कि जिससे उससे और आगे पूछताछ करके इसका जो तार है वो कहाँ तक जाता है, इसका लिंक कहाँ तक जाता है, सो भी खोजने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इनके पास से लैपटॉप मिले हैं, इनके पास से पर्सनल मोबाइल मिले हैं, एटीएम कार्ड, पासबुक वगैरह इनके पास से मिली है। इधर बलौदाबाजार हिंसा को लेकर मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा है कि हिंसा में 12 करोड़ से ज्यादा संपत्तियों की क्षति हुई है। इस नुकसान की भरपाई उपद्रवी लोगों से होनी चाहिए। एक ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि उपद्रवियों से भरपाई हो। उन्होंने कहा कि इस पर राज्य सरकार से बात की जाएगी। वहां पे एक अनुमानित करीब 12 करोड़ रुपए की क्षति हुई है। उसमें शासकीय संपत्ति भी है और व्यक्तिगत संपत्ति भी है। एक ऐसा प्रावधान तो होना चाहिए कि जो उपद्रवी दबंगई करता है शासकीय संपत्ति को या व्यक्तिगत संपत्ति को, तो उनकी वसूली भरपाई उनसे ही होना चाहिए। ये तभी इस तरह के उपद्रव से, आगजनी से या कोई घटना से लोग जो है दूर रहेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री इमरती देवी अपने बयानों को लेकर फिर एक बार सुर्खियों में है। देश में लागू 3 नए कानून को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां पुलिस अधिकारी और न्यायाधीश के सामने ही इमरती देवी ने पुलिसकर्मियों पर वो बरस पड़ी। इमरती ने कहा कि गरीब आदमी से पुलिस कहती है मामले की तहकीकात करेंगे, लेकिन थाने में तहकीकात नहीं होती। हम जैसे लोग आए तो फटाक से एफआईआर दर्ज हो जाती है। गरीबों की ना अस्पताल में सुनवाई होती है और ना ही थाने में। मैंने कभी किसी के लिए दरोगा या फिर टीआई को फोन नहीं किया। अगर किया हो तो बताएं, मैं राजनीति छोड़ दूंगी। इसलिए निवेदन है, जो भी एफआईआर पुलिस दर्ज करे उसे न्याय के साथ करे।
तो वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंगलवार को रायपुर स्थित निवास कार्यालय से सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 पोर्टल शुभारंभ किया है। इस दौरान सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में निवेश करने वाले और उद्योग लगाने वाले उद्यमियों की सरकार हर संभव मदद करेगी। उन्होंने कहा कि सुशासन और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार की प्राथमिकता में है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पोर्टल उद्यमियों के लिए अत्यंत आसान और उपयोग करने में सुगम होगा। सीएम साय ने आगे कहा कि इससे व्यवसायियों को जरूरी विभागीय अनुमति और सहमति और क्लियरेंस के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और न ही अलग अलग विभागों में आवेदन करने की आवश्यकता होगी। भोपाल नगर निगम की सालाना बैठक में 3,353 करोड़ का बजट पास हो गया है। नगर निगम की सदन में बजट को महापौर मालती राय ने पेश किया और कहा कि इस शहर के विकास के लिए ये बजट बेहद ही उम्दा बजट है। उन्होंने कहा कि पिछले बजट में जो विकास के कामों का प्रावधान रखा गया था वो कुछ काम नहीं हो सके थे। उन कामों को लेकर भी उस राशि को इसी बजट में शामिल किया गया है। शहर में अतिक्रमण को हटाने के लिए मुहिम चलाई जाएगी। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष सविस्ता जक्की ने इस बजट को बोगस बजट बताया है। उन्होंने कहा कि शहर में अतिक्रमण बना है, शहर में विकास नहीं हो रहा है, सिर्फ विकास के नाम पर निगम पैसा खर्च कर रहा है। नगर निगम ने जो पुराना बजट पेश किया था उन्हीं को तोड़ मोड़ के और उसी को कॉपी किया है और जो इनका पुराना बजट था उसी के 10 मत लेप्स हो गए। उसके अंदर कोई फाइल बुक नहीं हुई। 711 करोड़ का इन्होंने बजट जो है पैसा जो था वो लेप्स कर दिया। नगर निगम की आय पर ही हमने बजट को बनाया है और निश्चित ही हम चाहे कन्वेंशन सेंटर हो, ऑडिटोरियम हो, कवर्ड मीट मार्केट हो या फिश मार्केट हो या फिर विद्यालय हो, और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि नगर निगम में काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चों को हमने पुरस्कार राशि देने का इस बजट में प्रावधान रखा है। नगरीय प्रशासन विकास मंत्री अरुण साव ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नगरीय निकायों के कार्यों की समीक्षा बैठक की और बैठक में नगर निगम आयुक्तों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने शहरों के सुनियोजित विकास करने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने नगरीय निकायों की कार्यप्रणाली में बदलाव लाते हुए काम करने के निर्देश दिए। इस दौरान मंत्री साव ने अधिकारियों को स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि स्वच्छता सर्वे में हर निकाय की रैंकिंग में सुधार आना चाहिए। साथ ही साव ने नगरीय निकायों के कार्यों की समीक्षा के लिए हर महीने बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। तो छत्तीसगढ़ में महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी जिला मुख्यालयों में महिला पिंक थाना खुलेंगे। इस संबंध में विभागीय तैयारी की जा रही है। इसको लेकर मंगलवार को डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने मंत्रालय भवन में विभागीय बैठक की है। बैठक में विजय शर्मा ने महिला पिंक थाने शुरू करने की तैयारियों की समीक्षा की। साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 256 सड़कों की प्रगति की समीक्षा की और कलेक्टर और एसपी को जल्द अधूरी सड़कों के निर्माण पूरे करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने रीपा में मुख्य सचिव के नेतृत्व में गठित समिति की जांच के बारे में जानकारी ली है और स्व सहायता समूह के भुगतान की स्थिति की भी समीक्षा की है। तो नगरीय निकाय चुनाव से पहले साय सरकार ने एक बार फिर नगरीय निकायों को करीब 65 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। यह राशि चुंगी क्षतिपूर्ति मद में पार्षद निधि की बकाया राशि के रूप में दी गई है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि राज्य शासन ने अब तक निकायों को 1300 करोड़ रुपए जारी किए हैं। राज्य सरकार सभी निकायों में विकास करना चाहती है। पार्षद निधि का दुरुपयोग ना हो इसलिए सरकार ने ऑडिट कराने के साथ साथ निकायों में निगरानी करने का भी निर्णय लिया है। वहीं इस मामले में पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि सरकार शहरों का विकास कार्य नहीं चाहती है। इस राशि से कुछ भी विकास काम नहीं हो पाएगा। 1300 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हम लोगों ने नगरीय निकायों को जारी किया है, अलग अलग मद और अलग अलग योजनाओं से। अभी पार्षद निधि की राशि शेष जो बची हुई राशि थी वो जारी की है। ये सिर्फ चुनाव को देखते हुए राशि जारी कर दी और 65 करोड़ रुपए तो मैं समझता हूँ ये एक नगर निगम क्षेत्र के लिए नहीं है और पूरे प्रदेश के लिए तो बात छोड़ दीजिए। ये सिर्फ दिखावा के लिए ये राशि जारी कर दी है। ये राशि पर्याप्त नहीं है। मैं समझता हूँ 65 करोड़ रुपए तो सिर्फ ऊँट के मुंह में जीरा है।
राहुल गांधी के हिंदू समाज को लेकर दिए बयान के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने रायपुर में उग्र प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन के सामने नारेबाजी की और राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की है। भाजपा कार्यकर्ता मरीन ड्राइव से रैली की शक्ल में निकले और कैनाल रोड में लगाए गए बैरिकेड्स तोड़कर राजीव भवन पहुंच गए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झूमा झटकी भी हुई। जायजा लिया है हमारे संवाददाता राजेश राज ने। हिंदू समाज को लेकर राहुल गांधी ने जो बयान दिया उसके बाद बवाल मचा है। बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता तेलीबांधा से पहुंच करके और राजीव भवन के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। जमकर के झूमा झटकी हुई है। यहां पर गेट तोड़ने की कोशिश की और बीजेपी का झंडा भी फहरा दिया। क्या कह रहे हैं, क्या मांगे हैं? राहुल गांधी ने पूरे समस्त हिंदू समाज को हिंसक कहा, नफरत करा, मारपीट करना कहा और पूरे इससे हिंदू समाज की पूरे हिंदुस्तान की बदनामी हुई है। जब तक राहुल गांधी जी अपने मुंह से माफी नहीं मांगेंगे हिंदू समाज से, तब तक पूरा आंदोलन जारी रहेगा। राजीव भवन में अंदर तोड़ करके घुसने की हमारा उद्देश्य राजीव भवन में तोड़ना। हम लोग राजीव भवन के अंदर गए भी नहीं है। हमारा सांकेतिक प्रदर्शन था। हम लोग सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधे तौर पर मांग कर रहे हैं कि पहले माफी मांगे क्योंकि पूरा हिंदू समाज उससे आहत है। और आज मरीन ड्राइव से इनकी निकली, बीच में 2 जगह बैरिकेडिंग की गई लेकिन दोनों ही बैरिकेडिंग को ध्वस्त कर दिया। और उसके बाद देख रहे हैं सैकड़ों की संख्या में ये भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता है। मैसेज ये दे रहे हैं कि जो बयान दिया है राहुल गांधी ने उसके लिए उनको माफी मांगनी होगी और क्योंकि हिंदू पूरा समुदाय आक्रोशित है। कैमरा पर्सन अनिल नागले के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। इधर मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज घोटाले पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। विपक्ष की भूमिका निभाने वाली कांग्रेस सड़क से सदन तक सरकार का घेराव कर रही है। कांग्रेस ने तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के इस्तीफे की मांग के साथ आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मौके का जायजा लिया है हमारे संवाददाता दुष्यंत पाराशर ने। देखिए, राजधानी भोपाल का एक नजारा है जहां पर यूथ कांग्रेस जो है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे नर्सिंग मामले को लेकर यहाँ पर सत्याग्रह जो है कर रही है और तमाम सारे पदाधिकारी जो है मौजूद हैं। उठाना शुरू कर दिया और प्रदेश के हम कोशिश करते हैं कि जो यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं मितेंद्र सिंह, उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर वो देख रहे हैं क्योंकि सत्याग्रह आज से वो कर रहे हैं। मितेंद्र, आज आप लोग 24 घंटे का सत्याग्रह कर रहे हैं और क्या मांगे हैं और आखिर जिस तरीके से जो सामने आया है उसको लेकर इतनी घेराबंदी सरकार की क्यों की जा रही है? देखिए, नर्सिंग घोटाला एक मुद्दा है जो विद्यार्थी और युवाओं से जुड़ा है प्रदेश और अन्य प्रदेश में। हम लोग आरोप लगा रहे हैं, जांच करा रहे हैं, पर विद्यार्थियों के बारे में कोई बात कर रहा है क्या? कोई पूछ रहा है क्या उनका भविष्य कहाँ जा रहा है? और स्वास्थ्य में धांधली, शिक्षा में धांधली, तो कहाँ लेके जा रहे हो? और जो धांधली हुई है अकेला युवा नहीं, आम जनता के लिए खतरा है। कौन लगाएगा इंजेक्शन? क्या मांगे, मांग क्या है आप? विश्वास सारंग जी इस्तीफा दे। विद्यार्थियों को लेके कंपनसेशन और उनको लेके क्या प्लानिंग है सरकार की? जहां कॉलेजेस बंद हो गए उनके लिए क्या न्याय योजना है? तीसरी बात, अधिकारियों पे जांच, सुप्रीम कोर्ट में जांच चल रही है। ये जांच के नाम पे भ्रमित कर रहे हैं। इनकी कोई योजनाएं नहीं है विद्यार्थियों को लेके जो हमारी मुख्य मांग है। और अगर इसको पूरा नहीं करेंगे तो हम इस आवाज को हर जिले में उठा रहे हैं और यूं ही उठाते हैं। मध्य प्रदेश में यूथ कांग्रेस लगातार प्रदर्शन जो है वो कर रही है। इसके पहले भी कई प्रदर्शन जो है वो देखने को मिले यूथ कांग्रेस के। कैमरा पर्सन संजय शुक्ला के साथ दुष्यंत पाराशर, IBC 24 भोपाल। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पहली बार किडनी का ट्रांसप्लांट किया गया है। ये ट्रांसप्लांट आरोग्य हॉस्पिटल में किया गया, जहां एक पिता ने अपने 40 साल के बेटे को अपनी किडनी देकर नया जीवन दिया है। दरअसल उत्तम कुमार देशमुख की दोनों किडनी एक विशेष रोग की वजह से खराब हो गई थी, जिन्हें उनके पिता गुमान देशमुख ने अपनी किडनी देकर नया जीवन दिया है। खराब हो की वजह से किडनी ट्रांसप्लांट ही एकमात्र विकल्प बचा था, जिसे आरोग्य हॉस्पिटल के नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी डिपार्टमेंट मिलकर साकार उन्होंने कर दिखाया है। वहीं इस सफल ऑपरेशन के लिए आरोग्य हॉस्पिटल को दुर्ग विधायक ने भी बधाई दी है और कहा कि अब इस तरह के ऑपरेशन के लिए मरीजों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। डायलिसिस चल रहा था 5 साल से, तकलीफ बहुत ज़्यादा था। पता लगाया, इधर उधर जा आया, साहू साहब से मिले अपने 6 से। भाई बचत मेरा है ना,
जीवन तो मैंने दिया तो बचाऊंगा नहीं। जो पेशेंट हैं उनका नाम मिस्टर उत्तम सिंह देशमुख है। उनका उम्र 40 साल है। फादर की सारी जांच की गई और वो बिल्कुल ठीक थे, मेडिकली बिल्कुल ठीक थे, तो फिर हमने उनको चुना एज अ डोनर। ये एक ऐसी सफलता है जो ऐसा लग रहा है कि हमारा सबसे बड़ा ड्रीम पूरा हुआ है। आरोग्य अस्पताल के डॉक्टरों ने किडनी ट्रांसप्लांट का काम किया है, उसके लिए मैं इस आरोग्य परिवार को बहुत बधाई देता हूँ। किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा हो जाने से जो बहुत सारे पेशेंट जो बड़े महानगरों की ओर जाते थे उनके लिए बहुत आसान और सस्ता यहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट हो जाएगा ऐसा लगता है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन आगे देखिए दिन भर की सभी खबरों का पूरा अपडेट श्रवंता बोले के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।